तो जो ईश्वरलाल जी मिश्र जी उनके साथ जब बजाते थे तो जो पहला धमार आज मुझसे हो रही, जो केदार में कभी बिहार में, ये धमार जब होता था तो धमार में ऐसा लगता था कि पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी के वो शिष्य भी थे। वो तो केवल एक ही परंपरा में सीखे नहीं हैं, उनकी सबसे पहली शिक्षा पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी के पास तबले की होती है और फिर वो अनुपलाल जी के से सीखने जाते हैं। तो उनके पिताजी गायक भी थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, उनके पिताजी एक दाऊ जी शायद था, हाँ दाऊ जी मिश्र। तो दाऊ जी मिश्र जी भी गायक थे, मैंने इनको नहीं देखा है। तो इनको मैंने बजाते देखा तो पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी की एक अद्भुत अलौकिक अलग टाइप की गायकी थी। जो लयकारी वो कहाँ से उठेंगे, कौन सी तिहाई कहाँ से आएंगे, हम लोग खाली गिनते गिनते परेशान रहते कि आया कहाँ से, उठा कहाँ से, क्या हुआ। ऐसा लयदार देखने वाला व्यक्ति जल्दी दिखता है। पंडित कृष्ण महाराज जी से बैठते हुए एक बार बात हो रही थी तो उन्होंने हम लोग को बताना शुरू किया कि जो हम विशिष्ट लयकार लोगों का नाम लेते हैं तो हम तुम्हारे दादा गुरु जी, मतलब हमारे क्या बोलते थे, शायद उनको जीजा जी या समथिंग बोलते थे, तो बोलते थे कि उनका मैंने देखा कि लय के बारे में उनके भी वो प्रशंसक थे पंडित कृष्ण महाराज जी भी। तो कृष्ण महाराज जी को मैंने एक बार बजाते सुना उनके साथ, लल्लू जी को अनेकों बार सुना और बहुत ज़्यादा, और फिर कुछ बार हमने कुबेर को भी सुना। ये तीनों हम समझते हैं कि अलग अलग पीढ़ी के गायक हैं, वादक हैं, और महाराज महादेव प्रसाद मिश्र जी वो एक ही, और उनके साथ तीन व्यक्ति अलग अलग बजा रहे हैं। तो उनके बजाने का, उनकी सोच का, उनके साथ संगत करने का, क्योंकि उनके में जो वैरायटी थी गायन में, एक और धमार, और वो भी ऐसा धमार कि अगर कोई ध्रुपद वाले धमार वाले कोई बैठा दिए जो बोले ताली दो तो छूट न जाए तो कहिए, तो ऐसा। अभी भी पुराने रिकॉर्डिंग वगैरह मिलते, लेकिन रिकॉर्डिंग वो बात स्पष्ट नहीं हो पाती, जो सामने सुना वही बता सकता है, वो भी हर सभा में नहीं। ठीक उसी तरह वो बंदिश की जब ठुमरी गाते थे, अब यहाँ सामने बैठे देख रहे मेरी ओर, तब तो वह बंदिश की ठुमरी जब गाते थे, हट जाओ रे न बोलो कान्हा, तो वो जब हम लोगों ने सुना ना, उसके बाद में और लोगों का सुनते हैं, हमको तो गाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। हमको लगता है क्या इसको गाना है, कैसे गाएगा कोई। तो वो जो गाते थे उसमें वो लयकारी करते थे, उसका जो जवाब मिलता था कभी कभी साथ संगत में और कभी कभी अलग से। हमको तो ऐसा संगत इन लोगों का दिखा नहीं, लेकिन इनकी एक अलग क्लास होगी जो कि धमार से शुरू करके, बंदिश की कजरी के लड़न भिड़न से शुरू करके, फिर तुरंत ठुमरी, दादरा, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो सब, दादरा हुआ, कुछ कजरी हुआ, कुछ ये हुआ, भजन हुआ। एक ऐसी वैरायटी लगती थी कि उनके साथ बजाने के लिए हर आदमी डरता था, वो बस सबके बस का काम नहीं है। तो इन सब तरह तरह के संगत का काम बनारस में हमको जो दिखा है, अपन कृष्ण जी का तो क्या कहना। कभी जब बुद्धदेव दास गुप्ता जी जैसे लोग हैं जो कि सरोद में ऐसी लयकारी करते थे, उनके साथ, शिव कुमार जी के साथ, कभी इसके साथ, ऐसे अलग अलग लोगों के साथ सुना यहाँ पे। तो बनारस घराने में संगत का जो विकास हुआ है वो अपने आप में बहुत अलग है, ऐसा मेरा मानना है। हम तबले के जरूर हम जानकार नहीं हैं, बिल्कुल ही जानकार नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि हमको और जगहों की तुलना में यहाँ के तबला वादकों के जो संगत की जो पद्धति थी मुझको बेहद पसंद थी। और अब जो है धीरे धीरे लोग बदलते चले आ रहे हैं। अब मैं इस समय गया था अभी अमेरिका में, तो मेरे साथ आशीष सेनगुप्ता गए थे। पंडित आशीष सेनगुप्ता दिल्ली में रहते हैं, हमें पता नहीं था कि उनका गुरु घराना क्या है। तो बाद में चला कि वो पंडित महापुरुष मिश्र जी से सीखे। अब महापुरुष मिश्र जी मतलब अनुपलाल जी के शिष्य। तो जब उनके वादन, हमको ये बात पता नहीं थी, लेकिन उनका बजाना पहले हमने सितार के साथ सुना, तो गायन अच्छा बजाते, गायन के साथ मेरे साथ पहले भी बजा चुके दिल्ली में। जब उसके साथ सुना तो हमने देखा कि ये पद्धति इनकी जो चल रही है, ये पद्धति तो वो पूरी बनारस घराने की। अब बनारस के बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे तबला वादक लोग उस पद्धति से नहीं बजा रहे हैं। हमें कहने में थोड़ा अनधिकार बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो उनको मैंने देखा कि किस तरह से बनारस की चीज़ों को लेकर के अपने संगत में जगह पे सही ढंग से फिट कर रहे हैं और उसको बजा रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा कि पूरा बनारस घराने का आप तो दर्शन करा रहे हैं, क्या? तो बोले कि हमारी शिक्षा ही उसी में हुई है, महापुरुष जी से मैंने सीखा है, तो हमारा अच्छा होता इसी वजह से। तो ये जो बनारस की अपनी एक शैली है वादन की, वो संगत की, वो बहुत अद्भुत होती है। तो अब हमको बचपन में यहाँ के लगभग सभी लोगों का, उस समय मेरे सामने जो लोग मौजूद थे सबका मैंने सुना है। अब अगर मैं नाम दो चार भूल भी रहा हूँ,
उदय माँ जी को संगत करते बहुत सुना, हालांकि सोलो ही वो ज़्यादा बजाते थे। किशन माँ जी का भी बहुत संगत सुना है सरोद के साथ। छोटे उस समय उनके छोटे कलाकार, मैंने हमसे बड़े होंगे लेकिन उनके लिए काफ़ी छोटे, ऐसे लोगों के साथ, उनके समय के बड़े बड़े लोगों के साथ, रविशंकर जी के साथ मैंने सुना, वो किया। ये ज़रूर है कि वो गायन के साथ थोड़ा कम बजाते थे। उनके साथ गायन में मैंने जो सुना है वो पंडित भीमसेन जोशी जी के साथ, वही नागरिक मंडली में यहाँ पर ही वो दरबारी गा रहे थे और उसके साथ किशन माँ जी संगत कर रहे थे, और मुझे उनका विलंबित पहली बार सुनने को मिला था। फिर पूर्णिमा चौधरी जी थी, उनके साथ किशन माँ जी भी कभी कभी बजाने बैठते थे, कभी कभी उदय माँ जी बैठते थे रेडियो वगैरह में। तो उन लोगों का एक दूसरा क्लास संगत का उनके साथ, वो ठुमरी दादरा गाती थी, ये मैंने सुना। गिरजा देवी जी के साथ तो सुना ही है, किशन माँ जी को बजाते हुए एक अलग ही, वो फिर अलग। तो मैं देखता था कि ये सब जो विशिष्ट लोग हैं, ये लोग अपने संगत को उसी हिसाब से आगे पीछे करते हैं। महादेव प्रसाद मिश्र जी के साथ जैसी संगत होती वो पूर्णिमा जी के साथ नहीं होती, हालांकि वो गुरु और शिष्या हैं। गिरजा देवी साथ जी के दूसरा ही कुछ चल रहा है, वही संगत जब कहीं डांस में आ जा रहा है तो कुछ दूसरा हो रहा है। तो ये जो वैरायटी है, संतूर, अब संतूर एक ऐसा वाद्य है जो कि इतना सॉफ्ट बजता है, और वहाँ पे अभी आपको मैंने बजाते भी सुना कार्यक्रम में, जो संतूर के साथ जो सॉफ्टनेस है उसके साथ आप जो है उस तरह का खुला और वैसा तबला नहीं बजा सकते, वहाँ पे आपको वही चीज़ देनी है। तो ये जो संगत की जो ऊंचाई है, ये बनारस में जितना हमको यहाँ रहने की वजह से मिला है। एक उल्टी बात मैं कर रहा हूँ, हमें ऐसा लगता है कि जहाँ जिस प्रकार का तबला बजता है वहाँ की गायकी का निर्माण भी उसी अनुसार से होता है। आप देखिए, मैं एकदम उल्टी बात कर रहा हूँ, ये कोई बोलेगा। क्यों बोल रहा हूँ कि बनारस में चूँकि यहाँ का बाज जो खुला होता है, थोड़ा एक तरह से कहीं कि रफ होता है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बाज एक बजता है, जो कि आपको अजरा घराने में और दिल्ली में उस समय मिलता है। एक दूसरे प्रकार का सोफिस्टिकेशन होता है, बनारस में थोड़ा रफ होता है, और वही रफनेस उसकी बहुत ब्यूटी भी है, वही उसकी ब्यूटी है। तो आप देखेंगे कि उसी के अनुसार यहाँ की ख्याल गायकी में भी वही जो पर्टिकुलर रफनेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो दिखती है। तो हम इसका श्रेय जो है, जैसा यहाँ के गायक लोग जिस प्रकार से बंदिश का प्रेजेंटेशन करते हैं, उसके साथ साथ लड़ंत वगैरह कर लेते हैं जो कि दूसरे घराने वाले न कर सकते। वहाँ पर लयकारी दूसरे ढंग की होती है, यहाँ का दूसरा ही होता है, और ये यहाँ की विशेषता है। सुन के लोग बोलते हैं कि हाँ ये बनारस का हुआ, तो इसके पीछे क्या केवल गायक लोग हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ का तबला इस तरह का है। इसलिए तबला में इतना खुला चीज़ बजता है कि आपकी गायकी भी उसी अनुसार जानी ही जानी है। जब आप पंडित बड़े रामदास जी कभी ये बंदिश बना रहे होंगे कि तो ये क्या उनकी खाली गायकी का कमाल था? नहीं, उनके समय के तबला वादकों का भी कमाल था। उस तबले के बाज की वजह से ये गायकी है। तान तलवार लय धनुष सुर तीर कर, अब ये और घराने में तो बन नहीं पाएगा, नहीं बन पाएगा जैसा तबला मिलेगा। अब या तो वो आड़ा चरताल में जब उन्होंने सोचा ता धीम ता रे दा नि धरे न धरे न धरे न ता दे जन रे ता रे ता दा नि ता धीम ता रे दा नि धरे न धरे न धरे न ता, देख रहे क्या बंदिश का अंदाज है। इसके लिए पूरा तालीम देना पड़ता उनको, चूंकि आसपास वही था। तो जब वो चीज़ें इतना इफेक्ट की, और यही जब आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ के तबला वादक लोग गाना के साथ बजाते हुए जितना बजाते हैं उतना सुनते हैं। जहाँ गाय कि हाँ बस उनका एक हाथ चल रहा है, उधर हो रहा है, यहाँ धीन लगा और यहाँ ऐसे हाथ उठता है, ये ऐसे उनका ज़्यादातर धीन ऐसे बज के तुरंत ऐसे आ जाता है, क्या बात है, इधर चल रहा है इधर हो रहा है। ऐसे वो गाने के साथ जुड़ करके पूरा उसके साथ ऐसे बैठ करके पूरा उधर सीधे गायक की ओर बैठे, उनका श्रोता उधर है, यहाँ बनारस वाले ऐसे नहीं बैठते हैं, अच्छा बैठेंगे वो उनके साथ बैठ के, उनके एकदम उसी के साथ लयकारी सब लेते हुए आते हैं। वहाँ की गायकी उसी प्रकार की है। तो जहाँ का जैसा होता है उस हिसाब से अभी इस समय कलकत्ता में बजाने वालों का, सितार सरोद बजाने वालों का बजाने का तरीका बदलता जा रहा है, क्योंकि वहाँ का तबला बदल हो गया। वहाँ के तबला में इतना ज़्यादा दिमाग लग रहा है, इतना ज़्यादा दिमाग लग रहा है, हर चीज़ में हर समय दिमाग 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 दिमाग, गणित गणित गणित। आपको अच्छा लगे ना लगे, मैं व्यक्तिगत तो उस पर नहीं जा रहा हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से कभी कभी टायर्डनेस आती है कि हम तबला बदल नहीं, हमको इतना गणित नहीं सुनना है, वो अलग बात है। तो ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, लोगों को अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन उसके चलते वहाँ का सितार
वहाँ का सरोद, वहाँ का वो, उसमें भी काफ़ी बदलाव आया। जो पहले बजा रहे थे लोग और आज बजा रहे, उसमें बहुत अंतर है। क्योंकि वही चीज़ें वो लोग भी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उधर वही है बगल में। तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई कि संगत की वजह से तब गाना बदल रहा है, संगत की वजह से बाज बदल रहा है। तो इस तरह से शैलियाँ बनती बिगड़ती रहती है, उसमें तबले का बहुत बड़ा योगदान होता है। और तबला संगत कोई आसान काम है नहीं। गायन विधा के साथ बजाना तो हम अपने जो कहीं भी आसपास जितने भी यंग लोग होते हैं उनसे कहते हैं कि बजाओ, जितना बजाओगे तभी आएगा। एक बार तो इंस्ट्रूमेंट के साथ तुम उतना ना बजाओ चलेगा, लेकिन गायन के साथ अगर रोज़ नहीं बजाए तो नहीं बजेगा। अब आप अपना प्रश्न पूछिए। एक प्रश्न था उपज के ऊपर। हाँ। कि बनारस में ज़्यादातर देखने को ये मिलता है कि उपज लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे गायक हो या वादक हो या नर्तक हो। तो उपज मतलब उपज की परिभाषा या उपज क्या है, ये थोड़ा सा। ये क्या है कि हम लोग के गाने में या पूरे संगीत में ही कुछ निबद्ध के रूप में होता है, कुछ अनिबद्ध। यहाँ पे मैं उस निबद्ध अनिबद्ध की परिभाषा में नहीं जा रहा हूँ जो कि प्राचीन है। मैं इस समय बोला कि कुछ चीज़ें आप प्री मेडिटेटेड या प्री कंसीव्ड या प्री प्लान्ड होता है, पहले से आप सोच के चलते हैं, सोचते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे आऊँगा। इस पर हमारी गायकी तो टिकी होती ही है, वाद्य भी टिका होता है। लेकिन यही चीज़ अगर आप हमेशा जो कुछ भी आपके पास पहले से तालीम है उसी को आप दोहराते चले जाएंगे, तो फिर आपके गायन में नयापन कब आएगा? नयापन आने के लिए आपको उसमें एक्सपेरिमेंट करना होता है, और एक्सपेरिमेंट की सीमाएं हैं। आप उस सीमा के बाहर जाके एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आपको उस सीमा में, उसी रागदारी में, उसी गायकी में, उसी तालीम में के अंतर्गत रह करके आप जब कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और उसके बारे में आपके दिमाग में पहले से नहीं होता है, तो यहाँ से उपज का जन्म होता है। ये गायन में भी है और ये वाद्य में भी है। तबले में भी आप कितनी भी तालीम ले लीजिए, ऐन वक्त पे अगर आपका कुछ ऐसा बजा, कहीं से आप एक तिहाई उठे, हो सकता है उसका 70 आपका मान लीजिए 90% 95 आता है, हौसलों का 50% आता है। आया नहीं आया, मिलाया कुछ किए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आवश्यक है। सब कुछ एकदम मात्रा गिन के ही आएगा तो फिर क्या रह गया गाने बजाने। तो हम लोग ऐसा गाना बजाना ना तो पसंद करते हैं ना करते हैं। हमारे यहाँ भिड़ो, कुछ कर दो, देखा जाएगा, आएगा नहीं आएगा वो देखा जाएगा। हमें जो समझ में आया ले दो। आप ये हर चीज़ में, किसी भी एग्ज़ाम में जाइए, जैसा हम अभी बोल रहे हैं, हम तो कुछ भी सोच के नहीं आए थे, हमने सोचा ही नहीं था। आपका टॉपिक भी मैंने पूछा, हमने देखा, हमारे दिमाग में भाव चल रहे थे, चलते चलते मैं बोलता चला जा रहा हूँ। आप पूछ कुछ रहे हैं, हम बता कुछ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि ये उपज है तो आपको अच्छा लगेगा। यही अच्छा लगना उपज का धर्म है, और ये हम लोग के गाने बजाने का मुख्य तत्व है, मान के चलते। बस एक आखिरी सवाल, आज के जो तबला वादक हैं वर्तमान के, जो यंग में जितने भी लोग बजा रहे हैं, वो कैसा कर रहे हैं, और उनके लिए आप सुझाव जो देना चाहें? हम थोड़ा इस मामले में मैं शुरू से थोड़ा आम लोगों से, आम कलाकारों से लीक से हट के था। मुझे लगता है कि अलग अलग तबला वादकों के साथ गाना बजाना करने से आपके गाने बजाने में अलग अलग नए नए आयाम जुड़ते भी हैं, और आपके सुनने वालों को नया रस भी मिलता है। जैसे हम एक नवरात्रि का साधना करते हैं, हमारे इसी हॉल में बैठ के, अब आजकल मैं करता हूँ, पहले नीचे वाले हॉल में था, पहले कभी घर में था। तो 9 दिन तक मैं चाहता तो हमारे यहाँ जो भी हमारे आसपास के लोग, उनको 9 दिन मैं बुला सकता हूँ, और वे आने को तैयार भी है। उनको मैं आमंत्रित कर सकता हूँ, इज्जत के आप हमारे साथ आके बजाइए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि 9 दिन क्यों ना कोई अलग अलग लोग आते हैं, किसी को भी दोबारा ना बुलाया जाए, एक दिन उसके साथ आनंद लेते, एक दिन उसके साथ आनंद लेते। ये मेरे गायकी को समृद्धि भी करेगा, और उसमें नया आयाम भी जोड़ेगा, प्लस सुनने वालों को भी एक फ्रेशनेस बनी रहेगी, और जो बजाएंगे उनको भी अच्छा लगेगा, हम उम्मीद करते हैं। तो एक दिन आपको बुला लेते हैं, कभी एक दिन किशोर, तो हमारे साथ जो हमारे किशोर मिश्र जी इस समय सबसे ज़्यादा, चूँकि हम जिस इंस्टीट्यूशन में है, शिल्पा एंड द म्यूज़िक, अब यहाँ तबले का क्लास जो है वो पंडित किशोर मिश्र जी लेते हैं, वरिष्ठ तबला वादक हैं। हमारे साथ उनकी भले ही वो हमसे करीब 10-12 साल बड़े हैं, लेकिन हम साथ उनका बहुत ज़्यादा दोस्ताना संबंध है, बहुत ज़्यादा दोस्ताना है। तो वो हमारे साथ अक्सर ही बजाते, ये सही है। लेकिन अक्सर बजाने के बावजूद मैं कोशिश करता हूँ कि हर तरह के,
नए तबला वादकों में कृष्ण कुमार उपाध्याय है, वो चूँकि वो भी कुछ क्लासेस हमारे शिल्पायन में, उनका भी अलग बैच है, वो अलग बैच है, वो भी सिखाते हैं। तो वो जब वो आते हैं तो वो भी हमारे इधर के कुछ कार्यक्रमों में मेरे साथ ही बजाते हैं, मेरे बच्चों के साथ भी बजाते हैं, स्टूडेंट लोगों के साथ। तो उसका भी एक अलग क्लास है और वो बजाते बजाते उसका भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। और साथ ही में हमको हमारे मित्र ही हैं, हमसे शायद 1 साल छोटे भी हैं, 1-2 साल, तो पंडित नंद किशोर मिश्र जी। तो नंद किशोर मिश्र जी कहते हैं कि हमको, वो एक दिन फ़ोन करके इसी बात को उन्होंने कहा, बोले कि हमको बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी लोगों के साथ गाना बजाना करते हैं, विशेष रूप से यंग लोगों के साथ। तब एक लड़का है वेदांत सिंह, वो कुबेर जी का शिष्य है, वो भी बजाया, कभी कुबेर जी बजाए, कभी कुबेर जी का बेटा सिद्धांत बजाए, कभी श्रीकांत मिश्रा बजाए, कभी क्या कितना लोगों का नाम लिया, तो हम शायद नाम लेंगे तो 100 से ऊपर लोगों का नाम चला जाएगा जिनके साथ मैं गाना बजाना करता आया हूँ, कर रहा हूँ, करता रहूँगा। और मैं हर जगह इस तरह का नहीं होता कि मैं कहीं जाऊँ तो हमेशा मेरे साथ ही कोई न कोई चले जाता भी हूँ। अभी दत्तो जी में जब कहीं अभी आगरा गया था तो कृष्ण उपाध्याय गए थे। अभी उसके बाद अभी दिल्ली में गाने गया तो वही सुदीप क्या टाइटल चौधरी, सुदीप चौधरी, वो तबला बजे हमारे साथ। हमको इससे पहले एक बार देखे, एक बार और बजाया, 2-3 बार बजा रहे। तो कभी कोई मिल जाता, कभी कोई मिल जाता, हमको बहुत अच्छा लगता है, उससे उपज बनी रहती है। तो ये जो तरह तरह के लोगों के साथ गाना बजाना करने से जो हमारे आसपास के लोग हैं, मैं भी उनको समझ पाता हूँ, वो मुझे समझ पाते हैं, और कुल मिला के हम लोग का संगीत एक फ्रेशनेस के साथ आगे बढ़ता है। ये केवल हमारा प्रोग्राम अगर आप 9 दिन तक लगातार भी सुनेंगे तो चलिए मान लेते हैं कि हम बहुत बड़े कलाकार नहीं, बहुत छोटे कलाकार, लेकिन इतना भी आप बोर नहीं हो जाएंगे कि 9वें दिन आप कहें कि अरे यार रोज वही सुन रहे, ये नहीं आपको महसूस होगा। तो उसमें एक तबले का भी योगदान है। अच्छा, जिस दिन जो तबला वादक आते हैं उस हिसाब से गायकी हमारी भी बदलती रहती थोड़ी बहुत, तो राग के साथ भी बदलती है, तबले संगत के साथ बदलती है। तो गायन की संगति तबले की बहुत ज़रूरी है। और हम नए लोगों को साथ में लेके इसलिए चलते हैं कि उनको भी इस चीज़ का मिले। जैसे हम आप ही आए थे तो हम आपको कहें कि झुमरा विलंबित, आपने कहा बिल्कुल बजाए। फिर हमने कहा कि उसमें तो एक छोटा ख्याल है, 8.5 का है, करें? आपने कहा हाँ बिल्कुल करें। तो और मैं यही चीज़ को, अपने नाम तो नहीं ले सकता, कई लोगों को मैंने कहा, हमने कहा कि आज झुमरा विलंबित गाए, तो तय कि हम आज छोड़ दीजिए, हम अगली बार तय करते हैं। फिर उसके बाद किसी दिन पूछा, हमने कहा हुआ तैयार, छोटा है, हुआ तैयार, अरे एकदम तैयार है, आप जब बोलिए अब हम झुमरा ही बजाएंगे। ठीक, सवाल इसका नहीं है, झुमरा एक ताल हमारे लिए गायन में क्या फ़र्क पड़ता है, हमको सम पे आना है थोड़ी देर बाद, बीच में क्या बज रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। विलंबित में एक कालखंड है, वो सम, एक सम, इसके पीछे 12 मात्रा रह सकता है, 14 मात्रा रह सकता है, थोड़ा सा मुखड़े में फर्क पड़ता है। जब आप तिरकिट के बाद सम आते हैं, दिन के बाद आते हैं, तो फर्क पड़ता है, हम मानते हैं। लेकिन ये जो फ़र्क है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप एक ही ख्याल को 2 तरह से गा भी सकते हैं, आपकी गायकी के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हम त्रिपदी गायकी गाते नहीं, हम उसको झुमरा भी गा सकते हैं, ताल में भी गा सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी कभी हम जानबूझ के झुमरा, जब शुरू में मैंने गाना शुरू किया, मेरा शौक था, मेरे गुरु जी ने मुझे नहीं बताया था कि झुमरा गाओ, तो एक ताल में गाते थे दोनों ही। तो हमारा शौक था, हमने कहा कि आमिर खान साहब गाते कितना अच्छा है, तिरकिट के बाद सम आता है, जो गाते ये तिरकिट के बाद देना आता है तो बड़ा इम्प्रेसिव होता है। तो क्यों ना इस चीज़ को यहाँ पे जब दिन पड़ता है, आफ्ताब खां साहब का, तो वो एक बजाने का तरीका, वो इतना कान में बैठा हुआ था, गाना चाहिए। तो आप यहाँ पे जितने तबला वाले थे सब समय का झूमरा, तो उस हम भी यंग थे, 20-22, तो उस समय वो तबला वाले भी उसी एज ग्रुप के। कई लोग अरे यार, तो मैं नहीं, बड़ा मजा आएगा था। तो हमारे, हम समझते कि 10 उस समय के मेरे जो मित्र थे, उस समय मेरे 10 मित्र थे तबला वाले। और आप जानते हैं सभी लोगों को, उसमें से कम 8 लोग तैयार हैं, 2 लोग ने मना कर दिया कि नहीं। यहाँ तक हुआ है कि स्टेज पर बैठे हैं, हमने कहा कि झूमरा, तो बोले नहीं, तो हमने कहा अरे हो जाएगा, नहीं। तो वो बजाय हम इधर कर रहे हैं, वो उधर, वो एक ताल बजाया जाए, नहीं हम नहीं करेंगे, जिद। ऐसा भी हुआ है। फिर उसी व्यक्ति को जो है, नाम नहीं लेंगे, वो एक जगह पे दूसरे प्रोग्राम में मिले, संभवतः भोपाल में। तो वहाँ पे अचानक से हम श्रोताओं में बैठे थे, तो मेरा कार्यक्रम हो चुका था, उनका किसी और के साथ था। तो
अचानक वो मेरे पास जो है आता है कि आप ग्रीन रूम में आ जाइए, ग्रीन रूम में आ जाइए। तो अपना पहुँचे, बोले कैसा है कि आप झुमरा बजाने वाले, वो झुमरा बजाने के लिए बोल रहे थे, आप बोल बताइए और कैसे कैसे क्या। हमने कहा जब हम कहते थे कि आके करिए तो समझ में नहीं आ रहा था, उस समय मना कर दिए थे, आज आपको चाहिए तुमसे ही बात होता है, तो अब तुमको चाहिए तो हम बोले भी, उसके बाद उसमें बताया भी, बजाया उसने, और बजाया तो इधर उधर मारता भी थोड़ा इधर होने लगे, अचानक से थोड़ी आएगा वो। तो ये चीज़ हम चाहते हैं कि जो यंग लोग हैं वो इतना रहे कि बाहर से कोई कलाकार आके बोले झूमरा, कोई कहे तिलवाड़ा, कोई कहे कुछ, हाँ बजाएंगे, विलंबित तीन ताल, हाँ बजाएंगे। सबके बजाने का, विलंबित बजाने का अंदाज तिलवाड़े का अलग होता है, विलंबित तीन ताल का, दोनों सोलो मात्रा होते हैं भी, दोनों के अंतर है बजाने का। तो ये चीज़ को लोगों को करना चाहिए। कोई आके बोले और यहाँ पे लोग कहेगा हाँ हमसे नहीं होगा, तो क्या मतलब है, हमारे बनारस की इज्जत की बात है। तो ये चीज़ हम चाहते, फिर अलग अलग ताल में, अलग अलग उसमें, कभी झपताल, कभी द्रुत में भी, कभी कभी विलंबित में, मध्य विलंबित में, हम 9 मात्रा 11 मात्रा सब हम करते हैं। तो 9 मात्रा में भी है, उसी लय में ही चलता है भाई, उसका गाने का अलग पद्धति बनता है। रूपक में विलंबित, मध्य विलंबित, रूपक, झपताल, 9 मात्रा 11 मात्रा, ये सब ताल लेकर के हम अक्सर चलते हैं, अक्सर। तो 11 मात्रा बज रहा है तो वो दिन जो रुद्र बोलता है, और एक्चुअली उसका रुद्र नाम नहीं होना चाहिए, अब जो भी नाम है ये आपका विषय है, आप जानिए क्या नाम होना चाहिए। हमको 11 मात्रा से मतलब है दिन त्रिण धी ना तू ना कत्ता दे धी ना देने वाला चाहिए। तो वो हमको चाहिए, इसका क्या नाम है, कभी कोई बोलता है 4 ताल की सवारी, कोई कहता है रुद्र, कभी कोई कुछ, ये आप जानिए आपका विषय। तो ये सब चीज़ें हम यंग जितने भी आते हैं, और जो बड़े हैं उनको भी, उनके साथ ये करने से क्या होता है कि उनके अंदर ये बातें आती है कि नहीं, हमको आज देवाशीष के साथ बजाने जा रहा है, पता नहीं क्या करेगा, बहुत दुष्ट है। सब यही बोलते हैं, बोले बड़ा दुष्ट है, इधर उधर गाना बजाना करता, हम लोग परेशान करता। परेशान नहीं करते, ये परेशानी नहीं है, ये गाने की फ्रेशनेस है। कभी आप भी सोचिए क्या करना है। हम अक्सर कभी कभी देखते हैं कि मेरे साथ 3 ताल जब कोई बंदिश आ रही, तब तो आप बड़ा अच्छा उसमें टुकड़ा कायदा उठ के आ जाएंगे, और जब आपको जब कोई दूसरा ताल दे देना, सिंपल एक ताल दे देना, तो अपन तिहाई नहीं सोच रहे हैं। ये तो नहीं होना चाहिए, ये चीज़ बाहर नहीं है। बाहर उनका तो सोचे अलग है, जो बोलो उसी में सब आने लगते हैं। उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर्ड करके रखा हुआ है, ये मेंटल प्रिपेयर्डनेस बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत अच्छा लगा जी आपके साथ, इतना समय आपने दिया हमारे इस कार्य को, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, आपने भी बहुत अच्छा प्रश्न रखा हुआ है, और आप प्रश्न कुछ रखते हैं, हम बोलते हैं हम कुछ है, हमारी आदत है। चलिए कोई बात नहीं।